द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम, यानी कि डर आपकी हर समस्या की वजह है। छोटी सी लाइन है, छोटी सी पंक्ति है, लेकिन कितना गहरा कहती है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करती थी तो ये जो लाइन है मैंने एज अ कोट इसको किया हुआ था और अपनी अलमीरा पे लगाया हुआ था। सफल नहीं हुई तो क्या होगा, असफलता मिली तो क्या होगा, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेगी, आने वाले समय का मेरा भविष्य कैसा होगा। ये जो डर था ये इस कदर हावी था कि कुछ करने ही नहीं देता था। तो मुझे लगता है कि अब्दुल कलाम जी ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि डर ही प्रत्येक समस्या की जड़ है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पिन इमोशंस में। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने आए हैं, क्योंकि समीक्षा तो मैं नहीं कहूँगी, विंग्स ऑफ फायर यानी हिंदी में अग्नि की उड़ान एक ऐसी किताब है जो समीक्षा से तो कोसों परे है। इसकी समीक्षा तो की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि जो भी इसे पढ़ेगा वो अपने हिसाब से अपनी परिस्थितियों के अनुसार इसको समझेगा और इससे सीखेगा। 2015 जब मैं पढ़ाई कर रही थी और जॉब के लिए तैयारी कर रही थी, तो उस समय मुझे मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस मोटिवेशन को पाने के लिए मैं मोटिवेशनल किताबें ढूंढ रही थी, तो उसमें से मुझे मिली विंग्स ऑफ फायर बाय अब्दुल कलाम। हालांकि 2015 में मैं इसे पढ़ नहीं सकी, क्योंकि एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी की भाषा, दूसरा अब्दुल कलाम जो है साउथ इंडियन है और साउथ इंडियन की जो इंग्लिश होती है बेहद कठिन शब्दों के साथ ये बुक लिखी गई थी। उस समय बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इस किताब के बारे में जितना पढ़ा और सुना था उससे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी इस किताब को पढ़ने की। उस पर अब्दुल कलाम जी की उस वक्त की जो उपलब्धियां थी, उनकी जो विनम्रता थी, उनका जो ज़मीन से जुड़ाव था, जिस तरीके से वो स्कूल कॉलेजेस में आते थे, न्यूज़पेपर में हमें पढ़ने को मिलता था, तो उनके जीवन को और करीब से जानने का बहुत ही इच्छा थी। ऊपर से ये है उनकी आत्मकथा, तो आत्मकथा के नाम से मतलब है कि हमें उनके जीवन को बहुत करीब से जानने का मौका मिल सकता था। इसलिए इस किताब को पढ़ने की उत्सुकता हमेशा बनी रही। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था, विकल्प था कि मैं हिंदी वाली अग्नि की उड़ान पढ़ लूं, लेकिन जो मज़ा ओरिजिनल पढ़ने में है वो कॉपी पढ़ने में नहीं आता। तो मैंने काफ़ी इंतज़ार किया, इंग्लिश राइटर्स को पढ़ा, ताकि एटलीस्ट कम से कम साइंस एंड टेक पे ना सही पर इंग्लिश पे तो पकड़ अच्छी बन जाएगी, तो जो है किताब को मैं बहुत अच्छे से समझ पाऊँगी, उसका विश्लेषण कर पाऊँगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर मेरा जो व्लॉग है, हो सकता है बहुत सारे हिंदी भाषी भी देख रहे हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि अगर मैं समझ गई हूँ तो आप भी समझ जाएंगे। और ये बुक, ये किताब आप सभी को ज़रूर पढ़नी चाहिए। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे आप खड़े हैं, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने जीवन की छोटी छोटी उलझनों से परेशान हैं, आप पर्सनल क्राइसिस झेल रहे हैं, आप ज़रूर इस बुक को पढ़ के लाभ पाएंगे। अब्दुल कलाम जी कहना चाहते हैं कि आप निरंतर बढ़ते रहिए, रुकिए मत। अगर आप बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। रुक जाएंगे तो बस रुक जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बचपन से शुरू होती है। बचपन में किन लोगों का उन पर प्रभाव रहा, कैसे विचारों के साथ वो बड़े हुए, कैसे किस जगह वो रहे, रामेश्वरम में रहे, सभी जानते हैं। और उनके ऊपर उनके गुरु का प्रभाव था, उनके एक दोस्त का प्रभाव था, उनके पिता के विचारों का प्रभाव था। अक्सर वो अपने आत्मकथा में रामेश्वरम मंदिर के सामने समुद्र के किनारे की बात करते हैं। वहाँ वो शाम को अपने दोस्त के साथ बैठकर चर्चा किया करते थे। उनके जीवन पे ये चर्चा का बहुत गहरा प्रभाव हमें उनकी पूरी बुक में, पूरी किताब में मिलता है। अब्दुल कलाम जी एक जगह कहते हैं कि देश की तरक्की और देश की प्रगति के बारे में सोचते सोचते मैं अपने मित्र को, अपने बचपन को कब पीछे छोड़ आया मुझे पता ही नहीं चला।
अब्दुल कलाम जी ने अपनी किताब में कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जिससे कि मुस्लिम होने के चलते उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किया गया हो, संस्था स्तर पर या फिर निजी स्तर पर, या किसी ने भी उन्हें महसूस कराया हो कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव, ऐसा उन्होंने कहीं भी अपनी किताब में मेंशन नहीं किया है। भारत की ऊंची से ऊंची वैज्ञानिक संस्थाओं में उन्होंने काम किया है, लेकिन कहीं किसी भी प्रकार के भेदभाव का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। विंग्स ऑफ फायर शुरू ही होती है अथर्ववेद के इस श्लोक के साथ, पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब उसी ईश्वर में समाहित है। हिंदू धर्म का, भागवत गीता का उनके विचारों पर, उनके जीवन पर बहुत प्रभाव देखा जा सकता है। कलाम जी के पिता ने उन्हें सिखाया है कि समस्याएं जो हैं असल में वो समस्याएं नहीं होती हैं, वो एक मौका होती है प्रगति करने का। गुरु और शिष्य पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक एक बुरे शिष्य को समझा सकता है, सुधार सकता है, लेकिन एक बुरा शिक्षक एक अच्छे शिष्य को भी नहीं समझा सकता। यानी गुरु का अच्छा होने का महत्व उन्होंने बताया है, और ये उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने गुरु से बहुत सीखा है। वो कहते हैं कि अच्छा परिणाम अगर आप चाहते हैं तो आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, आपके अंदर लगन, प्रतिबद्धता होनी चाहिए, और आपके अंदर नियम होना चाहिए कार्य करने का। विश्वास पर अब्दुल कलाम जी बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप कोई नामुमकिन काम करने की सोच रहे हैं और आपको विश्वास है कि ये काम होगा, तो वो काम जरूर होगा। कहते हैं कि विश्वास आपके भाग्य को बदल सकता है। विश्वास में वो ताकत होती है जो आपका भाग्य बदल सकती है, फिर वो विश्वास आपको कहीं से मिले। हम सभी जानते हैं अब्दुल कलाम जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है कहानी है कि वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे और वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए। साथ ही साथ उन्होंने जो है वैज्ञानिक का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उस पर उनका ध्यान नहीं था क्योंकि वो बनना चाहते थे एयरफोर्स के पायलट। जब वहाँ से वो रिजेक्ट हो गए तो वो पूरी तरह टूट गए, टूट कर गंगा के किनारे खड़े हो गए, जीने की इच्छा खत्म हो गई। और इतना ज़्यादा पॉजिटिव इंसान, इतना ज़्यादा विचारों से प्रभावित इंसान अगर वहाँ तक पहुँच सकता है तो कोई भी पहुँच सकता है। उसके बाद उन्होंने ऋषिकेश के एक आश्रम में विज़िट किया। वहाँ पे गुरु ने उनको कुछ समझाया। गुरुजी ने उनको यही समझाया कि अगर आप किसी एक चीज़ से असफल हुए हैं तो समझ जाओ ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं। और कितनी सच बात है कि अब्दुल कलाम जी अगर एयरफोर्स के पायलट होते तो भारत शायद कहीं ना कहीं पीछे रह जाता। उन्हें तो देश को आगे ले जाना था, उन्हें तो देश की प्रगति करनी थी। मन की शांति पर जोर देते हुए अब्दुल कलाम जी समझाते हैं, कहते हैं कि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा तब तक आप जीत नहीं सकते। मन की उथल पुथल आपको प्रगति करने से, आपको बेहतर कार्य करने से रोकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी छोटी छोटी उलझनों से बाहर निकलें और शांत मन से कार्य करें, आपको जीत जरूर मिलेगी। जब अब्दुल कलाम जी एक जगह कहते हैं कि जब मुझे कोई हीरो कहता है तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि वो हीरो या जीरो में नहीं मानते थे। उनका मानना था कि हर किसी के अंदर प्रतिभा होती है जो उसे हीरो बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि 10 में कोई एक हीरो होता है, 10 के 10 हीरो होते हैं। अपनी अपनी अलग अलग जगह होती है सबकी। जिस समय उन्होंने अपने देश के लिए अपना रॉकेट बनाने की सोची, अपना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने की सोची, जिसे हम शॉर्ट में SLV कहते हैं, उस समय ये चीज़ें कल्पनाओं से भी परे थी। लेकिन उनका और उनकी टीम का विश्वास था कि हम कर सकते हैं, तो उन्होंने किया। टीम किस तरह चुनते थे अपनी? वो कहते थे कि मैं टीम के अंदर प्रतिभा तो देखता ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं देखता था कि किसके अंदर असफलता के साथ खड़े होने की ताकत है। यानी किसका मन इतना दृढ़ है कि असफलताओं को झेलकर भी शांत मन से आगे बढ़ने की सोच सकता है। इस तरीके से वो अपनी टीम का चयन करते थे। मोर अप टू डेट द नॉलेज, मोर फ्री यू आर। कहते हैं
कि जितना ज़्यादा अप टू डेट नॉलेज आप रखते हैं, खुद को जानकारी के साथ, ज्ञान के साथ अपडेट रखते हैं, उतना फ्री आप हो जाते हैं, उतने स्वतंत्र आप हो जाते हैं अपनी सोच से, अपने काम से। कहते हैं कि शांत मत बैठिए, आइडल मत बैठिए, क्रियाशील रहिए। क्रियाशील रहना ही एकमात्र तरीका है अपने सपनों तक पहुंचने का। और अगर आप अपने सपनों तक पहुंचने के लिए क्रियाशील नहीं हैं, तो आप अपना भाग्य खुद ही किसी और के हाथों में दे रहे हैं। पूरी किताब आपको मोटिवेट करती है, पूरी किताब मोटिवेशनल बातें करती है, और शायद यही अब्दुल कलाम जी के जीवन का सत्य है, और इसी सत्य ने उनको आगे बढ़ने में मदद की है। जब वो इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहे थे, तब एक बहुत बड़ा सेटबैक आया। ड्यू डेट नज़दीक थी और उनके बचपन के मार्गदर्शक वो नहीं रहे, और उनके लिए ये इतना दर्द भरा क्षण था। उनकी मृत्यु से बाहर आना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। वो अंदर से टूट रहे थे, उनमें काम करने की हिम्मत नहीं बची थी, और उन्हें लगा कि मैंने कितना कम समय दिया है, मैं कितना व्यस्त रहा हूँ इधर कि मैं वहाँ नहीं गया, नहीं मिल पाया। गिल्ट, दुख से घिरे हुए थे, ऊपर से डेडलाइन सामने थी काम की। इसमें उनका साथ दिया प्रोफेसर धवन जी ने, उन्हें समझा, उनके मार्गदर्शक बने, और अंततः उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो काम है वो इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरा जो देश है वो मेरे दुख के आगे बहुत बड़ा है, और मुझे अपने देश की उन्नति और प्रगति के लिए जो सपना मैंने देखा है, अगर आज मैं टूट गया तो वो सपना फिर कभी कोई और देख नहीं पाएगा। ऐसी सोच के साथ वो आगे बढ़े, फिर से काम पर लौटे। काम पर लौटने में उनका एक नियम था कि वो, उनके पास बहुत काम होता था, जाहिर सी बात है, तो ये निश्चय करना कि आज अभी कौन सा काम करना है, उसके लिए वो क्या करते थे, सुबह सुबह अपने जो है कैबिन में आते थे। बताते हैं कि मैं कैबिन की पूरी सफाई करता था। उसके बाद जो जितनी फाइल्स होती थी उन सब फाइल्स को मैं देखता था, कौन सी फाइल इसमें से आज ज़्यादा ज़रूरी है, उन फाइल को ऊपर रखता था, बाकी को साइड में रखता था। फिर उन आज वाली फाइल्स में से भी अभी इस वक्त सबसे पहले कौन प्रायोरिटी में है, कौन प्राथमिकता में है, उस पर काम करना मैं शुरू करता था। तो इस तरीके से वो काम करते थे। जब SLV-3 असफल हुआ तो ये अब्दुल कलाम जी और इनकी पूरी टीम 2 रातों से सोई नहीं थी, लगातार काम कर रहे थे। सोए भी होंगे तो बहुत ही नाम मात्र के लिए। और जैसे ही वो असफल हुआ तो पूरी टीम टूट जाती है। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, आपकी वर्षों की मेहनत जब खराब हो जाती है उसके ऊपर से। तो वो जैसे ही वो असफल हुआ, उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, वो सीधा अपने रूम में आए, अपने रूम की लाइट ऑफ की और सो गए। बिल्कुल वो सो गए। उस समय जो इसरो के चीफ थे वो नीचे होटल में बैठे थे, उनका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उनको जगाया नहीं। और फाइनली जब वो उठे तो उन्होंने उनसे कहा चलो डिनर करने चले। किसी प्रकार की असफलता की या किसी प्रकार की कोई बात उनसे नहीं हुई, क्योंकि शायद वो भी समझते थे कि मेहनत कितनी हुई है। इस विषय पर वो कहते हैं कि इस असफलता के बाद अखबार के जो मीम्स आए, अखबार की जो कार्टून बने, उन्होंने बहुत दिल दुखाया, लेकिन हमें इन सब के साथ खड़ा होना था और आगे बढ़ना था। अपने अकेले रहने का कारण वो बताते हैं कि मुझे रिश्ते और रिश्तों की जिम्मेदारियां निभाने से ज़्यादा आसान लगा रॉकेट बनाना। कहते हैं कि मुझे टाइम ही नहीं था, समय ही नहीं मिला ये सोचने का कि मैं अकेला हूँ या नहीं हूँ अकेला, या मुझे किसी का साथ चाहिए। मेरे पास इस चीज़ों के लिए समय ही नहीं था। जब हमने अपना पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो हम 6 कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में, 6 नंबर की कंट्री। जब हमारा SLV-3 सफल हुआ तब हम 5th कंट्री थे पूरे वर्ल्ड में। एक जगह कहते हैं कि हमें लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, लेकिन हमें सुनना नहीं सिखाया जाता। मुझे लगता है कि भारतीयों को सुनना भी सिखाया जाना चाहिए। हमें सुनना चाहिए सामने वाले के अनुभव को, सामने वाले की सलाह को, जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। किसी ने इल्ज़ाम लगाया अग्नि मिसाइल बनने के बाद कि अब ये जो भारत ने अग्नि मिसाइल बनाई है इसकी टेक्नोलॉजी वो जर्मनी से सीख कर आए हैं।
तो इस पर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मुझे बहुत हंसी आई ये न्यूज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि मैं जर्मनी 25 साल पहले गया था और जब मैं जर्मनी गया था तब ये टेक्नोलॉजी जो मैंने अग्नि में यूज़ की है इजाद भी नहीं हुई थी, अस्तित्व में भी नहीं थी। इस इल्ज़ाम को जितने सरलता से उन्होंने लिखा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। गुस्सा नहीं, क्रोध नहीं, हंस के टाल दिया। उनका मानना है कि भारतीय इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि हम इमोशंस को मैनेज करना नहीं जानते और इमोशंस से इतने उलझे रहते हैं कि अपने काम पे हम ध्यान नहीं दे पाते। वो कहते हैं कि इमोशंस हमारे स्ट्रेंथ है तो इमोशंस ही हमें कमज़ोर भी बनाता है। हमें इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। पद्मश्री अवार्ड जब इन्हें मिलता है तो जो इनके चाय नाश्ता लेके आता है सुबह सुबह इनके रूम पे, जिस दिन इन्हें पद्मश्री मिला उसके अगले दिन जब वो चाय नाश्ता लेके आया तो उसके फेस पे स्माइल थी और नॉर्मल स्माइल नहीं थी, गर्व वाली स्माइल थी कि मैं इनको चाय देता हूँ और इन्होंने ये देश के लिए इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि नासा में जाना सही हो सकता है, मुझे वहाँ अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, नाम मिल सकता है, लेकिन देशवासियों का ये प्यार, ये गर्व कहाँ मिलेगा। और वो मानते हैं कि जब आपको छोटे से छोटे स्तर का आदमी पहचान कर मुस्कुराहट देने लगे, जब आपको छोटे से छोटे स्तर का आदमी पहचानने लगे और आपको देखकर गर्व से मुस्कुराने लगे, तो इससे बड़ी कमाई क्या है जीवन में। अपनी मृत्यु पर वो लिखते हैं कि मैं जब मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा तो ब्लड लाइन यानी मेरा वंश मेरे साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन मेरा जो काम है, मेरी जो बातें हैं वो कयामत तक रहेंगी। कितना सच कहते हैं। अंत में किताब की समाप्ति पर वो थोड़ी सी और मोटिवेशनल बातें कहते हैं। सपने सच हों उससे पहले ज़रूरी है कि आप सपने देखें। अगर आप सपने देखते हैं तो ये बहुत हिम्मत वाली बात है, क्योंकि दुनिया में कितने लोग हैं जो सपने देखना ही नहीं चाहते, जिन्हें पता ही नहीं है जीवन में करना क्या है। कम से कम आप उनसे खुद को अलग रख सकते हैं कि आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन केवल ये हिम्मत काफ़ी नहीं है। आपको उन सपनों की तरफ बढ़ते रहना होगा, क्रियाशील रहना होगा और निरंतर अपने सपने पर आपको खुद ही काम करना होगा। कई बार वो सेल्फ डाउट में आते हैं कि क्या ये सही था, अपने परिवार को, अपनी निजी ज़िंदगी को, अपने अपनों को मैंने नज़रअंदाज किया अपने काम के लिए। लेकिन फिर इन्हें लगता है कि जितना हमारे पास होता है उससे ज़्यादा उतना ही हमें मेंटेन करना पड़ता है। अच्छा है कि कम रिश्ते रखूं और कम मेंटेन करना पड़े, काम पे ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। बेहतरीन किताब है, बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करती है। असफलता से डरना नहीं है और सफलता मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो समझ लो कि कहीं और आपका कुछ लिखा है जो कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी था। सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने डर पर विजय पाइए, डर से बाहर निकलिए और अपने अंदर से मोटिवेट होते रहिए। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि आपको पल भर में उठा के खड़ा कर देगी, आप एकदम से मोटिवेट होके काम करने लग जाएंगे। नहीं, ये एक पूरी जर्नी है उनकी लाइफ की, उनकी इमोशनल ट्रॉमा है, उनका परिवार से अलगाव है और प्लस लगाव है। बहुत कुछ है किताब में जो पढ़ना चाहिए। मैं तो शायद उसका 10% भी आपको नहीं बता पाई हूँ। किताब आप ज़रूर पढ़िए, मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आप बेहतर सीखेंगे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक ऐसे शख्स की कहानी जो ज़मीन से उठ के आसमान तक पहुँचे हैं, लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए रहे हैं हमेशा ही। उनकी प्राथमिकताएं अलग रही हैं, आपकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं, लेकिन आप जहाँ हो वहीं अपने सपनों पर काम करते रहो, ऐसा उनका मानना था। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दिन, फिर किसी और इमोशन के साथ। तो छोड़े जा रही हूँ आपको विंग्स ऑफ फायर के साथ। ज़रूर पढ़िए और बताइए हमें कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।